Hello everyone, my name is Manish. Welcome to my new lectures. This lecture series is Atomic Physics on BSc final year, and we start Atomic Physics chapter number unit number 4. And today topic is Watt correction in Bohr's model by Sommerfeld. तो सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं. टॉपिक रहेगा बोर मॉडल में संशोधन की आवश्यकता तथा सोमरफील्ड मॉडल ठीक है, तथा सोमरफील्ड परमाणु मॉडल ये जो अपना हेडिंग रहेगा. ठीक है, तो देखो चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, करेक्शन इन बोर्स मॉडल बाय सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ. सबसे पहले बोर मॉडल में क्या कमी थी. बोर ने जब अपना स्पेक्ट्रम वाला सिद्धांत दिया था तो उसमें लास्ट में क्या हुआ. बोर ने बोला कि जितने भी एटॉमिक लेवल हैं, ठीक है, n=1 n=2 जो भी फर्दर आगे रहेंगे, उनमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो वेव नंबर स्केल पर हमको स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है. ठीक है, तो बोर ने बोला कि जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं उतने ही उतने ही स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब हम लोग हाई ऑपरेटर्स जो बहुत ही हाईली रेंज वाले सूक्ष्मदर्शी थे उसमें से हम लोग जब स्पेक्ट्रम को देखें तो सिर्फ एक ही लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि इन लाइन के साथ और भी बहुत सारे लाइन थे. ठीक है, ऐसे करके इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था एच अल्फ़ा लाइन के लिए 5 लाइन प्राप्त होते हैं. ठीक है, तो बोर ने उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था. इसे कोई फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, जो बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो रही है उसे कोई फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो इसको जो व्याख्या किया था वो था सोमरफील्ड. ठीक है, सोमरफील्ड ने क्या सोचा. उसने सोचा कि जब ऐसा लाइन आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा भाई. एक ट्रांजिशन हो रहा है तो एक स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है. तो जब बहुत सारे जब बहुत सारे स्पेक्ट्रम लाइन हमको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक लाइन ना होकर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे लाइन होंगे. वैसे ऊपर में भी बहुत सारे छोटे छोटे लाइन होंगे. तो ये सब में कुछ ना कुछ ट्रांजिशन हो रहा होगा. ठीक है, एक ही ना होके बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे होंगे, उसी करस्पॉन्डिंग और भी बहुत सारे लाइन आ रहे हैं, इसीलिए एक की जगह में बहुत सारे लाइन आ रहे हैं. तो ऐसा उसने सोचा कि एक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसके लिए जो हम लोग ऊर्जा स्तर निकाल रहे थे वो एक ना होकर उसमें बहुत सारे सब लेवल होंगे, जिसके कारण बहुत सारी लेखाएं प्राप्त हो रही है. ठीक है, तो उसने मतलब यही अपना आधार रखा था और उसके बाद अपना मॉडल प्रस्तुत किया. ठीक है, तो मॉडल क्या था उसको देखते हैं. ठीक है, तो मैं इसका मॉडल लिखता हूँ. सोमरफील्ड परमाणु मॉडल. ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा. सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो देखो इसमें क्या था. बोर ने जब अपना मॉडल दिया था तब उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बाहरी कक्षाओं में वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, तो सोमरफील्ड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं. मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं. इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कुछ इस टाइप से चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, इस टाइप से ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं. और मान लो इसका मेन एक्सिस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे
फोकस पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर परमाणु नाभिक है बोलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, नाभिक है। बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोला था कि सेंटर में नाभिक होता है, ठीक है, और बाहर में वृत्तीय कक्षाएं होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन सोमरफील्ड ने बोला कि वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर न लगा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दर्शाने के लिए हमको दो निर्देशांक की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। पहला निर्देशांक था r, ठीक है, दूसरा निर्देशांक था फाई। r को क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय दूरी बोलते हैं, ठीक है, रेडियस डिस्टेंस। r क्या था, त्रिज्यीय दूरी, या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, रेडियस डिस्टेंस, ठीक है। और जो फाई है उसको बोलते थे द्विगांशी कोण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, एजीमुथल एंगल। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में जब चक्कर लगा रही है तो उसको हमको दर्शाने के लिए कहाँ पर है उसका पोजीशन ज्ञात करने के लिए दो निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ी। पहला था आर, दूसरा था फाई। आर क्या था, त्रिज्यीय दूरी, फाई जो था द्विगांशी कोण, एजीमुथल एंगल, और रेडियस डिस्टेंस, ठीक है। और सोमरफील्ड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रही है उसके लिए दो निर्देशांक का जरूरत पड़ा। तो दो निर्देशांक जब जरूरत पड़ रहा है तो उतना ही उसके लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, एमएससी में है या फिर शायद पढ़े भी होंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि कोई भी मान लो कोई वस्तु है या फिर कोई भी थिंग्स है, तो उसको पोजीशन अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कोई भी स्पेस में पोजीशन ज्ञात करना हो तो जितने हमको मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। जैसे कि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो 1D में जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो इस एक्सिस में ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन क्या सीधा सीधा रेखा जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ तीनों क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। जैसे कि इस एक्सिस में जा रही है तो सिर्फ हमको एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। एक कोऑर्डिनेट में हम बता सकते हैं कि हाँ ट्रेन एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए हमको सिर्फ क्या है, एक्स एक्सिस पर इसकी ज़रूरत पड़ी, तो वो हो जाएगा 1D के लिए, ठीक है। 2D में क्या होता है, जैसे मान लो कोई बोर्ड है, ये बोर्ड है अपना, ठीक है, इसमें मान लो चींटी क्या है अपना गति कर रही है, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हमको दो निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, मतलब दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वो अपना आ जाता है 2D में। 3D में मान लो जैसे कि स्पेस में कोई अपना चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए हमको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इतना जेड एक्सिस। तभी हम लोग उसको पोजीशन एक्यूरेटली बता सकते हैं कि हाँ इस पोजीशन पर वो उड़ रही है, ठीक है। तो वो अपना 3D हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसको दर्शाने के लिए हमको दो निर्देशांक की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आर और फाई। अब जितने निर्देशांक की जरूरत पड़ रही है उतने ही हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सोमरफील्ड ने ये बोला कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको रिक्वायरमेंट हो रही है उतने ही हमको क्वांटाइजेशन कंडीशन के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन चाहिए बोलता है, ठीक है। जैसे दो यहाँ पे निर्देशांक है तो उसके लिए हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है तो उसके लिए हमको 2 क्वांटाइजेशन कंडीशन लाना पड़ेगा बोलता है, ठीक है। कौन कौन सी उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग कौन सा लिए, ये वाला लिए रेडियस डिस्टेंस। तो इसके लिए उसने ये शर्त बोला कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो त्रिज्यीय संवेग है, मतलब रेडियस मोमेंटम है, वो क्या होना चाहिए बोलता है, जो पी आर है वो h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए बोलता है, ठीक है। पर ये पहला कंडीशन था। जो त्रिज्यीय संवेग है या फिर इंग्लिश में बोले तो रेडियस मोमेंटम है वो h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए। जहाँ पे एन आर क्या था, यहाँ पे एन आर था त्रिज्यीय
क्वांटम संख्या, ठीक है, या रेडियस क्वांटम नंबर बोल सकते हो। इसका मान हम लोग कैसे कैसे नहीं लिख सकते थे, एन आर इक्वल टू 1 2 3 4 इस टिप से एन तक। और जो सेकंड कंडीशन थी, ये तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। इसके लिए फाई के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी, फाई के लिए कंडीशन ये थी कि द्विगांशी जो कोण है उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या सेकंड क्या था कि h/2π का, यहाँ पे p फाई लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे n फाई। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए बोलता है। तो ये दो कंडीशन सोमरफील्ड ने रखा था, ठीक है। यहाँ पे भी n फाई इक्वल टू क्या था, 1 2 3 4 डैश n तक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि n क्या है, एक इंटीजर नंबर रहता है हमेशा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सेम n फाई जो है 1 2 3 4 5 मतलब इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो यदि हम लोग एन आर और एन फाई दोनों इंटीजर नंबर को यदि जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा, है ना। दो भी इंटीजर नंबर को यदि जोड़ते हैं तो हमेशा एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। तो यदि एन आर और एन फाई दोनों को यदि हम लोग प्लस करेंगे तो एन के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यदि A और B, ठीक है, A और B इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के मान लो दीर्घ मतलब अर्ध दीर्घ कक्ष हो, जैसे ये A हो गया और ये था वो B था। इंग्लिश में जैसे मैं ये लिख सकता हूँ, A क्या हो, इफ A इज इक्वल टू हाफ मेजर एक्सिस एंड B जो है हाफ माइनर एक्सिस, ठीक है। A क्या हो, हाफ मेजर एक्सिस और B जो है हाफ माइनर एक्सिस हो, ठीक है। तब सोमरफील्ड ने बोला कि हम लोग B/A इक्वल टू n फाई/n ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n फाई क्या था, n फाई ये वाला था n फाई, ठीक है, द्विगांशी कोण में जो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाले थे वो था, ठीक। और n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाफ माइनर एक्सिस और हाफ मेजर एक्सिस दोनों का रेशियो को हम लोग n फाई/n लिख सकते हैं, ये उसका मेन फार्मूला था, ठीक है। इसके बाद तो जैसे इसके बाद फिर इसने ये बोला कि जो हाफ माइनर एक्सिस और हाफ मेजर एक्सिस है दोनों का रेशियो एजीमुथल क्वांटम नंबर n फाई और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का n के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये मेन क्वांटाइजेशन रूल का कंडीशन था, ठीक है। जैसे बोर मॉडल ने बोला था कि केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए h/2π का पूर्ण गुणक हो, उसका जो क्वांटम उसका जो एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये भी बोला कि उन्हीं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए B/A इक्वल टू n फाई/n होगा, ठीक। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितने n का मान होता है सेम उतना ही n फाई के लिए मान होता है। जैसे कि n का मान यदि 1 है तब n फाई का मान क्या हो जाएगा, 1। यदि n का मान 2 है तो n फाई का मान क्या हो जाएगा, 1 और 2, उसका 2 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यदि n का मान 3 है तो n फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3। मतलब जितने n का मान है उतने ही n फाई का मान 1 से लेकर स्टार्ट होकर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जाएगा। तो जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेंगे मान लो तो n फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए मतलब यहाँ पे
एन फाई क्या हो जाएगा 1, एन फाई इक्वल टू 2 और एन फाई इक्वल टू 3। तो जितने यहाँ पे अलग अलग मान हैं उतने ही दीर्घवृत्ताकार कक्ष प्राप्त होगी। ठीक है, तो एन फाई के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मैं डायग्राम बता देता हूँ कैसे बन जाएगा। अब तो उसके लिए कैसे डायग्राम बनेगा, सबसे पहला इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको मान लो सेंटर हो गया। दूसरा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से इलिप्टिकल में बनेगा। ठीक है, और जो तीसरा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये ऐसा समझ लो। और जो तीसरा जो ये इस टाइप से रहेगा, मतलब सेंटर यहाँ पे रहेगा, बाकी तीनों ये अलग अलग मान के लिए अलग अलग वृत्ताकार अलग अलग दीर्घवृत्ताकार कक्षाएँ प्राप्त होगी। ये जो था n इक्वल टू 1 और n फाई इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी n इक्वल टू 3, n फाई इक्वल टू 1 के लिए, ये वाला जो वो था वो n इक्वल टू 3, n फाई इक्वल टू 2 के लिए था। ये जो था वो n इक्वल टू 3, n फाई इक्वल टू 3 के लिए था। और एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर अपना नाभिक था, सेंटर था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, इसमें इलिप्टिकल वाले में चक्कर लगा रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है। यदि n इक्वल टू 2 रहता, n इक्वल टू 2 रहता तो क्या होता, सिर्फ ये वाला सर्कल वाला रहता और ये इलिप्टिकल वाला रहता। अब n इक्वल टू 3 है तो n फाई के लिए 3 मान हो जाएंगे अलग अलग, इसलिए यहाँ पे तीन अलग अलग इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। तो ये मेन उसका सोमरफील्ड का सिद्धांत था। उसने अपना मॉडल में यही बोला कि b अपान ए इक्वल टू एन फाई अपान एन होता है। अब देखो इसके बाद ये था जब उसने एनर्जी का मतलब कैलकुलेशन किया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया कि ये n इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा, ये n इक्वल टू ये 2 के लिए रहेगा, और ये वाला n इक्वल टू 1 के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। इसके बाद था कि जब सोमरफील्ड ने ये अपना मॉडल दिया, उसके बाद उसने एनर्जी का कैलकुलेशन किया। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन जो भी अपना हमारे पास जो कक्षा आ रही है उसके लिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जैसे ये और उसमें सर्कुलर में चक्कर लगा रही है, तो इसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन प्रयोगों द्वारा क्या आ रही थी, ई एन इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड एम ई टू द पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे सॉरी एच रहेगा, बाकी ये ठीक है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फार्मूला आ रहा था। अब इस एनर्जी के फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एनर्जी जो है सिर्फ n पर डिपेंड कर रही है, न कि n फाई पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन सोमरफील्ड ने क्या बोला था कि जो b अपान a है वो n फाई और n दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन हम जब एनर्जी का जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ये n पर डिपेंड कर रही है, n फाई का नामो निशान नहीं है। मतलब ये तो वही हो गया जो बोर ने अपने सिद्धांत में बोला था कि जब एनर्जी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और यहाँ पे भी सोमरफील्ड ने जब अपना कैलकुलेशन किया एनर्जी का तो भी n पर ही डिपेंड कर रही है, n फाई का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जो इतना सारा सिद्धांत दिया वो वहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, वो एनर्जी जो है n फाई पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो जो बोर ने अपना जो मॉडल दिया था वो सही था। तो इस प्रकार सोमरफील्ड ने भी अपना सिद्धांत जरूर दिया, बट जो फाइन स्ट्रक्चर था उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। ठीक है, बाद में सोमरफील्ड ने थोड़ा सा सोचा तो उसने क्या किया, बाद में रिलेटिविटी को वहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, रिलेटिविटी इंक्लूड किया तब उसमें कुछ और रेखाएं प्राप्त हुई। अब उसको कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो देखिए इसके बाद सोमरफील्ड ने अपने जो मॉडल था उसमें क्या करेक्शन किया, उसमें उसने रिलेटिविटी इंक्लूड किया। ठीक है, सो रिलेटिव करेक्शन इन सोमरफील्ड मॉडल। ठीक है,
सोमरफील्ड मॉडल में अपेक्षिकीय संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि जैसे ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, वही से थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर क्या रहता है, अपना न्यूक्लियस रहता है, नाभिक रहता है। ठीक है, और इसमें चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो जब वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है, मान लो यहाँ पास आता है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी है, वो बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहता है, मान लो यहाँ पर रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग कम हो जाता है। पास आएगा तो स्पीड बढ़ जाता है बोलता है, और जब दूर जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा बोलता है। ये क्यों होता है, तो ये जब हो रहा है तो रिलेटिविटी सिद्धांत में ये बोला जाता है कि यदि वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि मास भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ जाएगा, और दूर जा रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो उसका मास भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ये रिलेटिविटी की, जब रिलेटिविटी आप पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तब ये जब बोला, उसके बाद उसने एनर्जी का कैलकुलेशन किया। ठीक है, एनर्जी का कैलकुलेशन किया तो ये फार्मूला आया, ई एन इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर माइनस आर अल्फा स्क्वायर जेड के पावर 4 अपन एन पावर 4 और एन अपन एन 5 माइनस 3/4। ठीक है, अब इस बार जब कैलकुलेशन किया तो एन 5 पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो जब एन 5 का डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, 2 पाई ए टू पावर 8 ए स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी एच। ठीक है, इस बार क्या कर रहा था, एन 5 पर डिपेंड कर रहा था। तो जैसे जैसे एन का मान अलग होते जाएगा, एन 5 का भी मान अलग अलग होते जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे एन का मान 2 रहेगा। ठीक है, तो एन 5 क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो अलग मान आएगा, जब 2 रखेंगे तो अलग मान आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब एक लाइन ना होकर यहाँ पे 2 लाइन हो जाएंगे, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। अब मान लो n इक्वल टू 3 रहता तो n 5 का मान क्या हो जाता, 1 2 3। तो वहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे तीन लाइन आ जाती, जैसे यहाँ पे एक लाइन था, वहाँ पे अब 3 लाइन आ जाएगा, 1 2 3 करके। n 5 में अलग अलग हो जाएगा। तो उसने वही बोला कि जो ट्रांजिशन हो रहा था वहाँ पे ये अब अलग अलग लाइन आ गए। ठीक है, तो ट्रांजिशन भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लाइन आ गए। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो रही थी। तो सोमरफील्ड ने बाद में इसमें रिलेटिविटी अपना इंक्लूड किया और यह फार्मूला निकाला। ठीक है, एनर्जी जब कैलकुलेशन किया तो इस फार्मूला से किया गया। अब देखो क्या हुआ, उसने तो अपना मॉडल दिया, अब लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकली भी देखना पड़ता है कि हाँ ऐसा रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, एच अल्फ़ा वाले लाइन को लिया और उसमें उसका प्रयोग करके देखा, उसका प्रैक्टिकल करके देखा कि हाँ रियली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं कि एच अल्फ़ा लाइन में क्या होता है भाई, एच अल्फ़ा लाइन मतलब ये n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3। तो 3 से 2 में जब ट्रांजिशन होता है तो ये लाइन को कौन सा बोला जाता है, एच अल्फ़ा लाइन बोला जाता है, मतलब बामर सीरीज़ का फर्स्ट लाइन। ठीक है, एच अल्फ़ा लाइन। तो उसमें क्या होता है, जब उसका स्पेक्ट्रम हमने देखा गया वेव नंबर स्केल में, तो क्या हो रहा था, यहाँ 5 लाइन प्राप्त हो रही थी, पहले भी बताया था मैं। ठीक है, तो उसने एच अल्फ़ा पर प्रैक्टिकल करके देखा कि हाँ इस फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या 5 लाइन प्राप्त हो रही है। तो इसके बाद उसने उसका कैलकुलेशन किया, तो उसको देखते हैं क्या था कैलकुलेशन में। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फ़ा लाइन बाय रिलेटिविस्टिक सोमरफील्ड मॉडल। ठीक है, उसने एच अल्फ़ा लाइन पर अपना प्रैक्टिकल करके देखा कि लाइन 5 लाइन आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे कि एच अल्फ़ा लाइन क्या है। सबसे पहले मैं तभी बताया क्या होता है, n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2 लाइन, ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है, और आगे n इक्वल टू 5 इधर और आगे रहेगा। ठीक है, तो जो बामर सीरीज़ था उसका पहला लाइन, मतलब n इक्वल टू 3 से जब n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होता है तो बामर सीरीज प्राप्त होता है। ठीक है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन होता है तो बामर लाइन प्राप्त होता है n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में। तो ये जो फर्स्ट लाइन था n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में, तब एच अल्फ़ा लाइन प्राप्त होती है। और इसी के लिए हमको प्रैक्टिकल करके देखना है कि 5 लाइन प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट सोमरफील्ड जो मॉडल दिया था उससे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसी को ही मैं इधर बना रहा हूँ, ये n इक्वल टू 3 लाइन हो गया, ये n इक्वल टू 2 लाइन हो गया। ठीक है, तो जब
सोमरफेल्ड ने अभी अपना मॉडल दिया था, तब उसने क्या बोला था कि n के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे n इक्वल टू 3 है तो उसके लिए n5 का मान क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 है तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3, तो n5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और ये n इक्वल टू 2 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रहेगा तो n5 इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 2। तो ये अब n इक्वल टू 2 की जगह में n5 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके जगह में हम लोग इसमें ट्रांजिशन देखते हैं। तो यदि इसके लिए स्पेक्ट्रम निकालें तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक सिलेक्शन रूल आएगा। ठीक है, सिलेक्शन रूल में क्या होता है, जैसे बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे जब ये लेवल हो जाएंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो हर लेवल के साथ नहीं होता। जैसे ये पहला इसके साथ आ जाएगा, पहला फिर इसके साथ आ जाएगा, ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ उसका सिलेक्शन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही वो ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन। तो उसका जैसे सिलेक्शन रूल क्या है, डेल n5 इक्वल टू ±1, केवल उन्हीं रेखाओं में या उन्हीं लाइन में ट्रांजिशन करेगा जिनके लिए डेल n5 का मान ±1 हो। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, n5 इक्वल टू 1 है, ये वाला लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n5 इक्वल टू 1 है। तो यदि मैं 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जा रहा है, लेकिन हमको सिलेक्शन रूल में क्या बोला गया है कि डेल n5 का मान ±1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये 1 से 1 में ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन कैंसिल हो गया। अब इस लाइन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, n5 इक्वल टू 2 है तो 2 हो गया, उसमें से मैं 1 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन रूल में है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो मैं n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में ये ट्रांजिशन करा सकता हूँ। ठीक, सेकेंड के लिए चेक करेंगे तो n इक्वल टू 2 के लिए चेक करें जैसे, तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 में पहले चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1। डेल n5 इक्वल टू -1 यहाँ पे अलाउड है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 में यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में चेक करते हैं, 2 से 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 से मान लो मैं 2 में ला रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 0 यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो 0 से 0 में यह नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब मैं 3 से 1 में चेक करता हूँ, इस लाइन के लिए इस लाइन में चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से 3 करेंगे तो क्या बनेगा, -2, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि सिर्फ क्या है, +-1 अलाउड है। तो 3 से 1 में नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस लाइन के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 क्या आ जाएगा, -1, तो उसके लिए अलाउड है। तो यहाँ पे 3 से इसमें आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, H अल्फा लाइन में 3 से 2 में आ रहा था तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मिल रहा था। लेकिन जब हम लोग सोमरफेल्ड मॉडल में n5 का जब यहाँ पे कैलकुलेशन किए तो अलग अलग 3 लाइन रेखा बन गया, यहाँ पे 2 रेखा बन गया। उसमें जब हम ट्रांजिशन देख रहे हैं तो यही एक लाइन अब कितने लाइन में चेंज हो गया, 3 लाइन में चेंज हो गया। यहाँ पे जब हम लोग वेव स्केल में जब देख रहे थे स्पेक्ट्रम तो एक लाइन प्राप्त आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेव नंबर स्केल में हम लोग स्पेक्ट्रम लाइन देखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगा। मैं अभी इंटेंसिटी के ऊपर नहीं फोकस कर रहा हूँ, मतलब ये कम ज़्यादा भी होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसे करके उससे भी कैलकुलेशन किया जाता है। जब एमएससी में पढ़ोगे तो उसमें करते हैं। ठीक है, या फिर शायद आगे भी जब टॉपिक में होगा, तो अभी इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 रेखाएं प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो H अल्फा में 1 लाइन प्राप्त हो रही है, उसकी जगह में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रेखाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन जब हम लोग पहले पढ़े थे स्टार्टिंग में H अल्फा लाइन, तो हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ पे H अल्फा लाइन के लिए स्पेक्ट्रम में 5 रेखाएं प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सिर्फ 3 ही लाइन प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे भी जो सोमरफेल्ड ने था वो सिर्फ आधा ही व्याख्या कर पाया। ठीक है, हाफ सक्सेसफुल था, पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। H अल्फा के लिए अपना प्रैक्टिकल कर रहा था वो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, 3 ही रेखा प्राप्त हुआ। यदि 5 रेखा आ जाती तो जो उसने सिद्धांत दिया था वो बहुत सही था। ठीक, लेकिन यहाँ पे 3 ही रेखा प्राप्त हुई। तो जो सोमरफेल्ड ने था अपना जो मॉडल दिया था वो
आधा अधूरा मतलब सही था बोल सकते हो। इसके अलावा ये वाला व्याख्या नहीं कर पाया 5 लाइन को, लेकिन 3 लाइन व्याख्या किया, कम से कम इतना बताया कि 3 लाइन प्राप्त होती है करके। और इसके अलावा जो हायर लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी मतलब जो हायर परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन जैसे कि सोडियम वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन लोग के लिए भी इसने व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन बस के लिए, अल्फा लाइन बस के लिए इतना निकाल पाया था, और जो हायर वाले हैं उनके लिए नहीं निकाल पाया। और इसके अलावा जो जीमान इफेक्ट है वो सब की भी व्याख्या सोमरफील्ड ने नहीं कर पाया, तो ये उसमें कमी थी। तो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाता है। जो बाकी के जो लाइन है जैसे कि 5 रेखा प्राप्त हो रही है, उसमें उसको किसने किया, तो उसके लिए बाद में वेक्टर एटम मॉडल आया, ठीक है, वेक्टर एटम मॉडल। तो इसमें फिर पता चला कि हाँ बहुत सारे यहाँ पे रेखाएं होती है जिसमें ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए बहुत सारे यहाँ पे लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। वेक्टर एटम मॉडल इसके बाद नया नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें फिर 2 अलग अलग रहेंगे। पहला रहेगा स्पेटियल क्वांटाइजेशन करके टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट है, इसके बाद देखेंगे। उसके बाद दूसरा में रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन रहेगा, ठीक है। तो उसमें इसका क्या इंक्लूडेशन रहेगा वो देखेंगे। तो बस सोमरफील्ड में इतना ही था, बस मतलब पार्शियली सक्सेसफुल था, कम से कम 3 लाइन तो वो निकाल के बताया। बाकी फिर धीरे धीरे सुधार होता जाता है, तो और बाकी पता चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोमरफील्ड जो मॉडल था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।